तो हम इलेक्ट्रिसिटी की प्रैक्टिस से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी में अब आपने सिंपल करना ये है कि जो चैप्टर्स आप लोग वन टाइम कंप्लीट कर चुके हो, वैसे तो आप एक से बार ज़्यादा बार ही पढ़ चुके होगे स्कूल में और इंडिविजुअली भी। तो अब आपने ये नहीं करना कि आप पूरा बुक से और नोट्स से पहले उसे रीड करोगे फिर उसके बाद क्वेश्चंस पे जाओगे, क्योंकि इस तरह से क्या होता है कि थोड़ा सा ना कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाती है। अब आप रीड कर रहे होते हो ना, क्योंकि आपने चीज़ें पढ़ ली पहले से। अब आप रीड कर रहे हो, फॉर एग्जांपल पहले आपने किसी और मतलब बुक की स्टेटमेंट से फॉर एग्जांपल पढ़ा था। अभी आप रिवाइज कर रहे हो तो आप शॉर्ट नोट से कर रहे हो फॉर एग्जांपल। तो उसमें क्या होता है कि अक्सर आपको डाउट आ जाता है कि ये वाली चीज़ मैंने इतनी सी पढ़ी है तो ये सिर्फ इतनी सी है या इससे ज़्यादा डिटेल थी। फिर ये होता है कि पता नहीं है मुझे टॉपिक सही से आता है या नहीं आता। तो अब इन चीज़ों में आपने नहीं जो है वो मिक्सअप करना। आपने बस सिंपल अब ये करना है, आपके पास जो भी टॉपिक है, ठीक है, आप उसमें ये टॉपिकल फाइल्स सब ड्राइव पे अपलोड हैं, आप इसे डाउनलोड करो। आपने इलेक्ट्रिसिटी में कोई भी एक टॉपिक रिवाइज किया हुआ है या आपको पता है कि वो आपको बहुत अच्छा आता है, ठीक है, जैसे ट्रांसफार्मर है, रेजिस्टेंस है, कोई भी टॉपिक है, आप उसका नाम सर्च कर लो सिंपल। ठीक है, जैसे आपने रेजिस्टर को सर्च किया, अब आपके पास रेजिस्टर्स के सारे क्वेश्चंस आ गए। अब आप देखो रेजिस्टर्स के 87 रिजल्ट्स हैं। तो ऑन एवरेज 15 से 20 क्वेश्चंस तो होने चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन में बार बार रजिस्टर का वर्ड आता है। तो 10 से 15 क्वेश्चन मिनिमम तो होंगे ही। तो इस तरह से आपको रजिस्टर्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे काफ़ी सारे जो अनसॉल्व हैं। तो उन्हें आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको फिर पता चलेगा कि आपने जो इन्फॉर्मेशन पढ़ी थी। आप अपने साथ फॉर्मूला शीट रखो, नोट्स बिल्कुल साथ रख लो, कोई मसला नहीं है। सॉल्व करते वक्त जहाँ आपको प्रॉब्लम हो आप नोट से चेक कर लो। उससे होगा कि आपकी इन्फॉर्मेशन क्रॉस चेक होती रहेगी, जो आपने पढ़ी थी वो रिवीज आपके पास उसका रिवीजन भी होता रहेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी में ऑलरेडी हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे ऑलरेडी। ठीक है, लेकिन हम उसको अब आगे कंटिन्यू करेंगे बाकी क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, और आप जब भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो खुद से, आपको कोई कंफ्यूजन हो आप ग्रुप में सेंड कर दो। चाहे एक क्वेश्चन हो 10 क्वेश्चन हो जितने भी हो। ठीक है, उसमें होगा कि अगर किसी और ने वो टॉपिक किया होगा वो उसका आंसर दे देगा, वरना जब तक कोई नहीं आंसर दे रहा होगा तो मैं उसको आंसर कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास इनकी लास्ट अभी सेशन में हमने प्रैक्टिस की थी तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व ऑलरेडी हैं। तो मैं डायरेक्ट उनका स्क्रीनशॉट आपको सेंड कर दूंगा। तो आप पहले उससे देख लेना, अगर आपको उसमें वर्किंग समझ आती है जैसे हमने यहाँ पूरी की है इसी तरह वहाँ पर भी है, क्योंकि वो खुद सॉल्व करवाई है मैंने। अगर फिर भी नहीं समझ आएगी तो वॉइस नोट में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो बस इसमें आपने अब प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस रखना है। तो सबसे पहले हम रीसेंट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने There, इलेक्ट्रिसिटी। um, do हम्म। you have um the marking scheme for all these questions? हाँ, मार्किंग स्कीम सबकी है। और अच्छा, इसमें ये है कि मैंने उन्हें कंपाइल की थी, मैं सेंड कर दूंगा। तो उसमें ये है कि आप हर क्वेश्चन के नीचे जो है वो एयर मेंशन है। वरना उसके लिए ये है कि रोप पेपर आप एप्लीकेशन अगर इंस्टॉल कर लोगे, एक बार बताया भी था शायद, तो उसमें आप स्पेसिफिक एयर सर्च करोगे तो उसका आंसर आपको मिल जाएगा। या मैं एक काम करता हूँ, मैं इसकी सॉल्व फाइल ही अपलोड कर दूंगा, तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। आप डायरेक्ट जो है वो पेज नंबर जैसे 137 है ये, आप उसमें 137 ओपन करोगे और उसका आंसर क्रॉस चेक कर लोगे। ठीक है, तो जो मैंने लास्ट सॉल्व करवाई थी फाइल, आप उससे चेक कर लेना। और अगर मार्किंग स्कीम देखना चाहो तो मार्किंग स्कीम भी कंपाइल्ड इसकी है, वो भी सेंड कर दूंगा, क्योंकि मार्किंग स्कीम में थोड़ा सा कभी कभार मुश्किल हो जाता है कि समझ नहीं आती कि इन्होंने स्टेप्स कैसे परफॉर्म किए हैं, क्योंकि कुछ जगह पे मार्किंग स्कीम बहुत डायरेक्ट आंसर देती है। तो मैंने जो खुद सॉल्व किए थे ये, ठीक है, मैं उसको अपलोड कर दूंगा सॉल्व फोल्डर में, इलेक्ट्रिसिटी की। तो आप उससे कंपेयर कर लेना। ठीक है, और प्रीवियस जो दूसरे सेक्शंस भी हैं, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा सॉल्व किया था क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा डाउट्स होते हैं। तो इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी की फाइल आपको मैं सॉल्व दे दूंगा, आप उसमें से चेक कर लेना। अभी हम कंटिन्यू करेंगे पहले इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक से, क्योंकि इसमें क्या था, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अभी हम सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी और चार्जेस को देखेंगे। ठीक है, मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अभी नहीं कर रहे, पहले इलेक्ट्रिसिटी करते हैं। ठीक है, तो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के पहले क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले इसी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, जिसमें आपके पास कंपोनेंट कोई गिवन होता है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपके पास काफी बार एग्जाम में आता है। ठीक है, जिसे हम स्टार कर रहे होते हैं बेसिकली, उसका मतलब ये है कि ये रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स हैं।
एग्जैक्टली क्वेश्चन रिपीट नहीं होता लेकिन कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं। तो इस तरह के आपको पोटेंशियल डिवाइडर टाइप क्वेश्चंस काफी सारे मिलेंगे और हमने ऑलरेडी काफी सॉल्व भी किए हैं। तो इसमें लिखा हुआ है द लाइट इंटेंसिटी एट द सर्किट इंक्रीजेस फ्रॉम डार्क टू ब्राइट, स्टेट एनी इफेक्ट ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ कंपोनेंट वाई। ठीक है। तो यहाँ पर आपने इंटेंसिटी की बात वो कर रहे हैं। इंटेंसिटी से आपको सबसे पहली बात तो ये पता होनी चाहिए कि इंटेंसिटी पे डिपेंड कौन करता है। ठीक है। ठीक है, एक आंसर आपने बताया डिक्रीजेस, चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही। अब इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है एलडीआर। ठीक है, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। क्योंकि वो जानबूझ के नाम नहीं बताते, क्योंकि कुछ को नाम से डायरेक्ट उसकी याद होती है वर्किंग, तो वो डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं। तो वो पहले सोचेगा कि इसमें कंपोनेंट लगा हुआ कौन सा है, उसके लिए आपको सिंबल याद होना चाहिए। ठीक है। अब ये वाला सिंबल जो है वो एलडीआर का था। अगर आपको नहीं भी याद आ रहा हो तो आप नोट्स में से देखोगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी के आप नोट्स ओपन करोगे तो यहाँ पर रेजिस्टेंस फैक्टर्स नॉन ओमिक, ये रहा एलडीआर। ठीक है। अब ये एलडीआर आ गया। अब इसमें देखो आपके पास बहुत सिंपल सी इंफॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है कि अगर लाइट इंटेंसिटी बढ़ती है रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, सिंपल। तो उन्होंने क्या कहा कि इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, क्योंकि हम डार्क से ब्राइट की तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस को कम हो जाना चाहिए। ठीक है। अब उन्होंने कहा है कंपोनेंट वाई। अब उन्होंने नाम नहीं लिखा, लेकिन क्योंकि आपने आइडेंटिफाई कर लिया एलडीआर, तो जैसे आपने आंसर बताया डिक्रीजेस, तो बिल्कुल सही है, डिक्रीजेस। Sir, can you send all the notes for like all the topics? अच्छा, ये सारी चीजें ना आपको ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे ना, उसमें एक लिंक है। और उसमें एक मिनट में आपको बता देता हूँ कौन कौन से लिंक है। उसमें नोट्स एंड रिसोर्सेज का लिंक है, वो आपके ग्रुप का ही है। मतलब आपके ग्रुप में जितनी चीजें हुई हैं वो सब आपको वहां मिलेगी। उसमें नोट्स का फोल्डर अलग है, टॉपिकल ये फाइल इनका अलग है। पास्ट पेपर्स तो खैर मैंने नहीं अपलोड किए क्योंकि हम टॉपिकल से ही कर रहे हैं, तो ज़रूरत नहीं थी उसकी। और जितने नोट्स जो भी चीज़ें हैं वो सब उसमें आपको मिल जाएंगी। ठीक है। बाकी रिकॉर्डेड लेक्चर्स के लिंक है, तो उसमें भी जो प्लेलिस्ट है वो अपडेट होती रहती है, तो आपको वो क्वेश्चंस वहाँ से मिल जाएंगे। क्योंकि व्हाट्सएप पे ये होता है कि मिक्स हो जाती है फाइल्स की, क्वांटिटी काफ़ी सारी हो जाती है, फिर उसमें याद नहीं रहता कि कौन सी कब की थी। तो ड्राइव लिंक में आपको पता होगा कि हमारे पास 5-6 नोट्स की फाइल थी बस। उन्हीं में सारी इंफॉर्मेशन है, उनके ऊपर नाम लिखा हुआ है। जैसे इस पे मोशन एंड इलेक्ट्रिसिटी लिखा है, तो इसमें मोशन एंड इलेक्ट्रिसिटी के सारे नोट्स हैं। और सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में लिखा है स्टेट एंड एक्सप्लेन एनी इफेक्ट ऑन द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर। ठीक है। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, इसमें कुछ मुश्किल नहीं होती। अब आपको एलडीआर पता चल गया ना, तो एलडीआर के हिसाब से हमने ऑलरेडी लिखा हुआ भी है कि लाइट इंटेंसिटी अगर इंक्रीज होती है रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी, वोल्टेज भी डिक्रीज होगा। अब वोल्टेज डिक्रीज होने का मतलब ये है कि वोल्टेज रेजिस्टेंस के साथ साथ चलता है। अगर रेजिस्टेंस बढ़ रही है वोल्टेज भी बढ़ेगा, रेजिस्टेंस कम हो रही है तो वोल्टेज भी कम होगा। तो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग यहाँ रेजिस्टेंस कम हुई है तो वोल्टेज भी कम होना चाहिए, यानी इस कंपोनेंट का वोल्टेज कम हो जाएगा, इस कंपोनेंट का वोल्टेज बढ़ जाएगा। ठीक है। अब ये हमें कैसे पता चलता है? सबसे पहली बात, ये जो पूरा सेटअप है इस सेटअप को हम कहते हैं पोटेंशियल डिवाइडर। अगर नहीं पता कि क्यों कहते हैं, मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ, इसमें कुछ इतनी ज्यादा थ्योरी आपने याद नहीं रखनी। पोटेंशियल डिवाइडर बाय नेम आपको पता है कि पोटेंशियल डिवाइड यानी वोल्टेज डिवाइड करना। वोल्टेज डिवाइड करने का मतलब ये हुआ कि जब आपके पास सीरीज सर्किट होगा, हमेशा, इसमें कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। सीरीज सर्किट में आपको दो कंपोनेंट्स मिलेंगे। अब वो कोई भी हो सकते हैं, दो रेजिस्टर हो, एलडीआर हो, कुछ भी हो, बल्ब हो। दो कंपोनेंट्स लगे हुए मिलेंगे और एक उसमें आपको वोल्ट मीटर नजर आएगा। ठीक है। तो पोटेंशियल डिवाइडर आप इस तरह से आइडेंटिफाई करोगे। वोल्ट मीटर को आप हटा दो, क्योंकि वोल्ट मीटर तो नोट करने के लिए हमने कनेक्ट किया है, उसका कोई काम नहीं है बेसिकली सर्किट में। वो कुछ इम्पैक्ट नहीं लेकर आएगा सर्किट में, वो सिर्फ नोट करने के लिए लगा हुआ है। तो अगर आप उसके अलावा देखो तो सिर्फ दो कंपोनेंट्स हैं और वो सीरीज में लगे हुए हैं। यहाँ से प्लस है, यहाँ से माइनस है, प्लस से करंट जाएगा, वो दोनों में से पास हो जाएगा।
और सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में एक और आपको बात पता होनी चाहिए कि इसमें वोल्टेज जो है वो डिवाइड होता है। ठीक है, यानी इसलिए इसको हम पोटेंशियल डिवाइडर कह रहे हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है पोटेंशियल डिवाइडर में, और कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। इसके अलावा ये रहा पोटेंशियल डिवाइडर, यहाँ भी बना हुआ है, फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। ठीक है, सारी चीजें हैं इसमें। तो अब इसमें आपने क्या करना है कि इसके अकॉर्डिंगली हमें ये पता चला वोल्टेज होता है डिवाइड। अब एलडीआर का अपना वोल्टेज तो कम हो गया। अब जैसे फॉर एग्जांपल 10 वोल्ट आपको मिल रहे थे टोटल, 10 में से दोनों 5 5 ले रहे थे, लेट सपोज। अब दोनों 5 5 ले रहे थे, तो हुआ ये कि एलडीआर का वोल्टेज हो गया कम, अब वो 5 से आगे 3 पर। अब वो जो 2 वोल्ट एक्स्ट्रा बच रहा है ना, वो रेजिस्टर के बाद चला जाएगा। ठीक है, उसका शेयर बढ़ जाएगा और एलडीआर का शेयर कम हो जाएगा। सिंपल। तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे, रेजिस्टेंस जब कम हो रही थी, व्हेन रेजिस्टेंस ऑफ एलडीआर डिक्रीजेस, तो एलडीआर की रेजिस्टेंस डिक्रीज होने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो वोल्टेज है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। रेजिस्टेंस डिक्रीजेस एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एलडीआर also decreases। और लास्ट में हम इसमें लिखेंगे कि जो वोल्ट मीटर की रीडिंग है, अब जाहिर सी बात है वोल्ट मीटर का काम ही वोल्टेज को नोट करना है, तो वोल्टेज जब यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, सो रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर ऑल्सो डिक्रीजेस। ठीक है। अच्छा, बाकी इसमें आप ये भी लिख सकते थे दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होगा, तो इसका वोल्टेज कम हो रहा है तो दूसरे वाले का बढ़ जाएगा। ठीक है, ये सारी एक्सप्लेनेशन भी आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे देखते हैं। बी पार्ट है, द सर्किट शोन इन फिगर 8.2 इज स्विच्ड ऑन फॉर 2 मिनट्स। अब आपके पास जो यहाँ सर्किट है, सिंपल सा सर्किट है, बस एक रेजिस्टर है एक बैटरी है। 2 मिनट्स के लिए आपने इसे ऑन किया। करंट की वैल्यू गिवन है 4 ओम रेजिस्टर में 3 एम्पेयर करंट है, और इसमें इतने जो है वो चार्ज गिवन है टोटल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपने बताने कि कितने होंगे जो इसमें से ईच सेकंड पास होंगे। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज ये दोनों अलग अलग बातें होती है, बहुत सारे लोग इसमें भी मिक्सअप कर देते हैं। वो बोलते हैं कि चार्ज और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक ही चीज तो है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने लिखा भी था, एक मिनट, यहाँ पर ये रहा। इसमें हमने लिखा भी था कि 1 कूलम इक्वल होता है इतने इलेक्ट्रॉन्स के, मतलब 1 कूलम चार्ज की वैल्यू है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एक इलेक्ट्रॉन है, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब पावर 18, तो आप देख सकते हो मिलियन बिलियन इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें। तो इसमें काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो ये बात एक आपको क्लियर होनी चाहिए कि अगर चार्ज 1 है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत छोटी वैल्यू है, उसमें इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर जब आपके पास चार्ज की वैल्यू गिवन है, ठीक है, तो ये -19 में है। तो -19 का मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन बहुत सारे नहीं होंगे, क्योंकि 1 कूलम जब पॉजिटिव वैल्यू थी तो उसमें इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स थे। यहाँ नेगेटिव है तो इसमें कम होंगे। तो एक बात क्लियर हो गई, ये दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। आपने इसको कैलकुलेट करने का बहुत आसान सा तरीका है। सबसे पहले आपने देखा कि करंट गिवन है और रेजिस्टेंस गिवन है। ठीक है,
इसके बाद आपको सबसे पहले चार्ज भी गिवन है, बल्कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बस आपने फाइंड आउट करने कि कितने होंगे 2 मिनट्स में। टाइम ये रहा, टाइम की वैल्यू 2 मिनट्स है। 120 सेकेंड्स। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो 120 सेकेंड्स टोटल टाइम है। और फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली अगर आप देखो, Q इज इक्वल्स टू आई टी। अब इन्होंने कहा है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना है। तो जब आप Q इज इक्वल्स टू आई टी अप्लाई करोगे, तो ये 360 कूलम्स बनेगा। ठीक है। तो 360 कूलम्स का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपके पास जो है वो टोटल चार्ज 360 बन रहा है। ठीक है। और उन्होंने आपको ये बता दिया कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है। ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, आप जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करोगे तो आप 360 को डिवाइड करोगे इस वैल्यू से। ठीक है। तो 360 डिवाइडेड बाय 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19। तो इसमें आंसर आएगा 2 पॉइंट इतने इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो इस तरह से आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो। और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, उसमें आपने पावर कैलकुलेट करनी है। पावर के भी आपको पता है इसमें तीन फॉर्मूला की वेरिएशंस थी। तो उसमें से आपके पास जितनी क्वांटिटीज गिवन है उसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला आपको फिट लगता है वो आप उस पर अप्लाई करोगे, क्योंकि हर बार हर फॉर्मूला फिक्स नहीं होगा उस पर। ठीक है। कैलकुलेशंस आप खुद भी चेक कर लेना एक बार, क्योंकि अक्सर ये होता है जल्दी में हम गलत कर देते कैलकुलेशंस, मतलब आंसर बस चेक कर लिया करो आप खुद भी, ताकि आपको वेरिफिकेशन हो जाए खुद से भी कि आंसर सही लिख रहे हैं हम। क्योंकि अक्सर बाद में होता है आंसर कुछ और आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ये आंसर चेंज क्यों आ रहा है। पावर के लिए हम बेसिक फॉर्मूला अगर देखें, P इज इक्वल्स टू वी आई होता है। तो सबसे बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करके देखें तो अगर उससे कैलकुलेशन हो जाए तो अच्छी बात है। तो आपके पास वोल्टेज कितना है टोटल, 12 है। और करंट की वैल्यू कितनी है, 3 एम्पियर। 12। तो फाइनल आंसर आएगा 36। और लेट सपोज अगर आपने दूसरा फॉर्मूला लगा दिया, I स्क्वायर R, तो करंट की वैल्यू है 3 स्क्वायर, रेजिस्टेंस की वैल्यू है 4। 3 3 ज़ा 9, और 9 4 ज़ा भी यही आएगा। ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने तीसरा फॉर्मूला लगा दिया, तो वोल्टेज की वैल्यू 12 है डिवाइडेड बाय 4। ठीक है। तो इसका भी आंसर आपको सेम ही मिलना चाहिए, 12 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, 36। ठीक है। तो तीनों कंडीशंस में सेम आंसर आएगा, जो चाहो आप यूज कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही है। तो ये आपके पास एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है। तो इसमें कोई इतनी प्रॉब्लम तो नहीं हुई होगी। और ये मैग्नेट वाला है, मैग्नेट को अभी स्किप करते हैं। एक ये वाला क्वेश्चन करते हैं, इसमें थोड़ी सी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी है। थोड़ा आपको डिफरेंट इसमें क्वेश्चन का फ्लेवर मिल जाएगा, क्योंकि बाकी सब में तो हम फॉर्मूला ही डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं। इसमें यह है कि करंट पोटेंशियल डिफरेंस का ग्राफ है। एक एक्सिस पर करंट है, एक एक्सिस पर जो है वो वोल्टेज है। ठीक है। और इसमें एक रेजिस्टर का ग्राफ है, एक थर्मिस्टर का है, एक फिलामेंट का है, तीनों का ग्राफ है।
ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर तीनों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस गिवन है। और इसके अलावा रेजिस्टर, थर्मिस्टर, फिलामेंट, ये सीरीज में है विद अ पावर सप्लाई। और आपने यहाँ पे सर्किट डायग्राम बनानी है इस सर्किट की। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन दिया उन्होंने। उन्होंने कहा कि ये तीनों जो कंपोनेंट्स हैं ये आपने सीरीज में कनेक्ट करके ड्रॉ करके दिखाने हैं। ठीक है, तो इनको सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, आपके पास जो है वो डायग्राम पूरी हो जाएगी। तो इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं। अब इसमें क्या है कि सिंबल याद होने चाहिए। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर आपके पास बैटरी आ गई, ये एक रेजिस्टर आ गया, ये थर्मिस्टर आ गया, और ये आपके पास फिलामेंट आ गया। प्लस माइनस। ठीक है, तो इन्होंने कहा था कि रेजिस्टर रेजिस्टर आ गया, थर्मिस्टर वो भी आ गया, फिलामेंट वो भी आ गया, सीरीज में पावर सप्लाई के साथ। ठीक है, फिलहाल और तो उन्होंने कुछ कनेक्ट करने को नहीं कहा था, अगर आएगा तो हम ऐड कर देंगे, स्पेस है अभी हमारे पास काफी। उसके बाद है ऐड अ वोल्ट मीटर टू योर सर्किट डायग्राम इन करेक्ट पोजिशन टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर। ठीक है, तो रेजिस्टर के आपने अक्रॉस कनेक्ट करना है। तो रेजिस्टर के अक्रॉस आपको पता है हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है वोल्ट मीटर, ये याद रखना है आपने। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में होगा और एम मीटर हमेशा सीरीज में होता है। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ दोबारा। एम मीटर जब भी कनेक्ट होगा किसी भी टाइप के सर्किट में कहीं पर भी, सीरीज में, वोल्ट मीटर पैरेलल में। ठीक है, तो ये आपके पास इसकी सिंपल सी वर्किंग हो जाती है याद रखने के लिए। और इसके अलावा जो बाकी पार्ट है इस क्वेश्चन का वो देखते हैं, क्योंकि अभी तो कैलकुलेशन वाला पार्ट शुरू होगा। अब नेक्स्ट उसमें ये कह रहे हैं कि यूज द ग्राफ इन फिगर 9.1 डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द पावर सप्लाई व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर इज 6 वोल्ट। तो अगर रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज 6 है, तो आपने ये बताना है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द पावर सप्लाई। पावर सप्लाई का मतलब है वो टोटल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आसान है, 4 मार्क्स का है, लेकिन इजी है, क्योंकि इसमें सबसे पहले आपको एक चीज पता है कि रेजिस्टर जो है वो 6 वोल्ट ले रहा है। तो रेजिस्टर के 6 वोल्ट पहले सर्च करते हैं कहाँ पर है। अब आप देखो रेजिस्टर का 6 वोल्ट यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, अब एक सिंपल सी बात यह है कि जब रेजिस्टर 6 वोल्ट ले रहा है यहाँ पर, तो ये जो कर्व है फिलामेंट का ये भी कुछ ना कुछ वोल्टेज ले रहा है, और ये थर्मिस्टर भी कुछ ना कुछ वोल्टेज ले रहा है। ठीक है, तो इन तीनों की वोल्टेज की कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है। और क्योंकि सीरीज में है तो सीरीज में आपको पता है वोल्टेज डिवाइड होता है। तो अगर हम इन तीनों को ऐड कर देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि पूरी बैटरी का वोल्टेज कितना है। ठीक है, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है। तो जब हम तीनों को ऐड कर देंगे तो इनकी वैल्यूज आप चेक कर लो। एक वैल्यू ये आउट हो जाएगी, एक वैल्यू ये हो जाएगी, और एक ये हो जाएगी। ठीक है, तो एक वैल्यू आपके पास यहाँ पर ये करंट की वैल्यूज हैं हमारे पास, मतलब अगर आप 6 वोल्ट पे देखते हो तो 6 वोल्ट पे आपको करंट की ये वैल्यूज मिल रही हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये सीरीज में सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के हिसाब से इसमें करंट तो सेम होना चाहिए। तो हम एक काम ये करते हैं पहले, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन आ रहा है
तो करंट के लिए हम V ओवर R अप्लाई करके देखते हैं पहले, क्योंकि उन्होंने कहा है कि रेजिस्टर की वैल्यू जो है वो 6 वोल्ट है। ठीक है। और रेजिस्टर की वैल्यू का मतलब ये हुआ कि उस पे 6 वोल्ट पे कितना करंट आ रहा है, उस पे करंट आ रहा है 0.4 एम्पेयर। ठीक है। तो करंट की वैल्यू है 0.4 एम्पेयर। और ये वैल्यू तीनों के लिए सेम होनी चाहिए, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो तीनों के लिए सेम होने का मतलब ये कि तीनों पे हम ये देखेंगे 0.4 एम्पेयर पर आपको क्या क्या वोल्टेज मिल रहे हैं। ठीक है। तो बेसिकली इसमें हमें ये वर्टिकल लाइन काम नहीं आएगी। ठीक है। इसमें हमारे पास हॉरिजॉन्टल काम आएगी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास करंट की वैल्यू तो सीरीज कॉम्बिनेशन है तो सेम रहेगी। तो ये वाली वैल्यूज फिलहाल हमारे काम की नहीं है, तो इसे हम हटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये वाली आ गई एक मेन जो हमने मार्क की सबसे पहले। और हमें करंट की वैल्यू मिली 0.4। अब 0.4 से आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है। तो यहाँ पर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे इस तरह से। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि करंट की वैल्यू सेम है, वोल्टेज की वैल्यू डिफरेंट होंगी। जैसे कि एक वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी। ठीक है। और ये वैल्यू होगी फिलामेंट की, वोल्टेज ऑफ फिलामेंट। ठीक है। वैसे बिल्कुल मिड में आ रही है, 1 2 3 4 5, हाँ तो ये 3 है। इसका वोल्टेज 3 है। ये वोल्टेज है रेजिस्टर का, ये 6 है। और ये थर्मिस्टर का है, ये भी मिड में आ रही है, तो ये होगी 9। थर्मिस्टर 9। तो इसकी वैल्यू 9 है, इसकी वैल्यू 6 है, इसकी वैल्यू 3 है। ठीक है। तो तीनों को ऐड करते हैं, 9 3 6। फिलामेंट की 3, रेजिस्टर की तो 6 थी, और थर्मिस्टर की 9। और तीनों को आप ऐड कर लोगे ताकि आपको ईएमएफ मिल जाए, क्योंकि बैटरी का वोल्टेज पूछा है यानी टोटल पूछ रहे हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप बताओ। टोटल 18 आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा बस इसमें ये था, ग्राफ से वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, लेकिन इतनी कोई मुश्किल नहीं थी। तो आपके पास जो है वो कैलकुलेशन इसमें थोड़ी सी इजी थी, क्योंकि ग्राफ से आपको वैल्यू मिल गई और कैलकुलेशन कम हो गई और 4 मार्क्स भी मिल रहे हैं। उसके बाद आपने प्रैक्टिकल यूज बताने फॉर अ थर्मिस्टर। अब थर्मिस्टर में क्या होता है कि टेम्परेचर पे वो डिपेंड करता है। ठीक है। और थर्मिस्टर के बारे में हमने ये पढ़ा था कि आप उसे सिक्योरिटी पर्पस में यूज़ कर सकते हो, फायर अलार्म सिस्टम में। ठीक है। और इलेक्ट्रिक थर्मामीटर्स में यूज़ किया जा सकता है, इलेक्ट्रिक थर्मामीटर्स। और दूसरा ये कि जैसे फायर अलार्म सिस्टम होते हैं वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कि टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा तो वो अलार्म रिंग हो जाएगा। तो ये आपके पास एक और पार्ट इसका कंप्लीट हो जाएगा इजीली, 8 मार्क्स का। ठीक है। तो अगर किसी का डाउट हो तो आप पूछ सकते हो दोबारा से। ये वाला भी ट्राई करते हैं, इसमें थोड़ा सा एनर्जी को लिंक किया उन्होंने, लेकिन ये भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है।
इसमें लिखा हुआ है इट शोज अ सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ अ ग्रेविटी लैम्प। ठीक है, दी apparatus इज यूज टू लाइट एलईडी विदाउट मेन्स इलेक्ट्रिसिटी। तो एलईडी को लाइट अप करने के लिए यूज करेंगे विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। द लोड ऑफ 12 kg is raised to a height of 1.7 meter above the ground. The load is connected to a pulley system. The time taken for the load to fall to the ground is 1200 seconds. The load falls at constant speed and the generator is connected to an LED. तो यहाँ पर जो है वो जनरेटर कनेक्टेड है एलईडी के साथ, और टाइम टेकन जो है वो 1200 सेकेंड्स का है। रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई बेसिकली। अब उसका तो नॉर्मल फॉर्मूला होता है mgh, और अगर हम mgh नहीं यूज़ करें तो mgh की जगह पे दूसरा ऑप्शन ये होता है कि पावर का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, पावर इनटू टाइम। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वांटिटीज आ गई इसमें जो आप एक दूसरे के साथ लिंक कर सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पर टोटल क्वांटिटीज देखें अगर हम, मास गिवन है, हाइट गिवन है, वैल्यू ऑफ जी कांस्टेंट होती है और टाइम भी गिवन है, और रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो रेट ऑफ ट्रांसफर का मतलब ये हुआ कि जब आप टाइम की बात करते हो तो वहां पे वर्ड आता है रेट। तो रेट ऑफ ट्रांसफर मतलब एनर्जी ओवर टाइम। ठीक है, ये बेसिकली रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इसके इक्वल बन रहा है। तो इसका मतलब है वो आपसे पावर पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, और ऊपर कोई और वैल्यू गिवन नहीं है। ठीक है, सिर्फ यही वैल्यूज हैं। अच्छा, अब इसमें आपने वर्किंग करनी है तो कौन से फॉर्मूला से, अब जैसे अभी हमने फॉर्मूला लिखा, तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास सारी क्वांटिटीज हैं सिवाय पावर और एनर्जी, सिर्फ ये दो क्वांटिटीज नहीं है। और उन्होंने हमसे पूछा रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। अब रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर का मतलब ये हुआ कि एनर्जी अपॉन टाइम, यानी वो पावर पूछ रहे हैं। तो अगर हम पावर कैलकुलेट करते हैं तो पावर का फॉर्मूला हो जाएगा एनर्जी अपॉन टाइम, यानी mgh/t। ठीक है, तो आपके पास फॉर्मूला हो जाना चाहिए पावर। तो mgh का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपके पास जो क्वांटिटी है उसमें मास है 12, वैल्यू 9.8, 1.7, टाइम 1200 सेकेंड्स। तो ऑटोमेटिक ये पावर बन जाएगी। ठीक है, बस इसमें एक डिफरेंस ये था कि एनर्जी की वैल्यू डायरेक्ट नहीं थी, इनडायरेक्ट गिवन थी। तो आपने खुद आइडेंटिफाई करना था कि यहाँ पर एनर्जी की वैल्यू आएगी कहाँ से, तो वो ऐसे आपको मिल जाएगी। और इसमें जब आप वर्किंग करोगे 12 × 9.8 × 1.7, तो आंसर आएगा 0.166। इसमें जितने स्टेप्स अभी आपको नजर आ रहे हैं ये सारे करने हैं, क्योंकि इसमें 4 मार्क्स मिलेंगे आपको। तो अगर आपने बहुत डायरेक्ट किया इसे तो फिर फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब जैसे हमने लिखा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh के इक्वल होता है और एनर्जी इक्वल होती है पावर इनटू टाइम के, तो इस तरह से हमने पूरा एक रेफरेंस दिया है। और राउंड ऑफ आप इसे 0.17 भी कंसिडर कर सकते हो टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में। ठीक है, तो मार्क्स के अकॉर्डिंगली भी आपको एक आइडिया हो जाता है कि वर्किंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर 2 मार्क्स का होता तो फिर आप एक फॉर्मूला लिख के थोड़ा सा डायरेक्ट कर सकते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ 4 मार्क्स है, इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ पर थोड़ा सा रेफरेंस को मेंशन करना है। और उसके बाद है द लाइट आउटपुट ऑफ द एलईडी 0.1 वॉट।
ये आउटपुट पावर है। एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है, बहुत आसान है। ये आउटपुट पावर है और इनपुट पावर आपको पता चल चुकी है ऑलरेडी, ये इनपुट थी। तो 0.17 में से 0.10 आउटपुट में जा रहा है। मल्टीप्लाई बाय 100। 0.1 डिवाइडेड बाय 0.17। 0.588। 0.588 का मतलब राउंड ऑफ 0.6 यानी 60%। तो 60% इसकी एफिशिएंसी होगी। और सजेस्ट अ सोशल और इन्वायरमेंटल एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ ग्रेविटी लैम्प। तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, ठीक है। इसमें आपको कुछ बर्न नहीं करना पड़ रहा है एक तो, ठीक है। और इसमें आप रिन्यूएबल की तरह से इसे यूज़ करो बेसिकली, तो आपको कोई फ्यूल यूज़ नहीं करना पड़ रहा, ठीक है। और कोई बर्निंग प्रोसेस नहीं हो रहा। ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है। और उसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग नहीं है। तो कुछ भी आप लिख सकते हो, क्योंकि इजी है इसलिए ज़्यादा उन्होंने मार्क नहीं रखे, एक ही रखा है। क्योंकि थोड़ा सा एनर्जी से भी लिंक था, थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी से लिंक था। तो मोस्टली तो खैर एनर्जी से लिंक था, क्योंकि एफिशिएंसी और ये सारे पार्ट्स उससे से रिलेटेड है। इसके अलावा और क्वेश्चंस देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें आपने ईएमएफ को डिफाइन करना है। ईएमएफ आपको याद होगा कि ईएमएफ होता है वोल्टेज ऑफ द सोर्स, ठीक है। लेकिन डेफिनेशन में आपने ये नहीं लिखना, ठीक है। आपको जिस तरह से बताया था डेफिनेशन आप प्रॉपर ही लिखोगे। तो इसमें आप लिखते हो वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज राउंड अ कंप्लीट सर्किट। तो ईएमएफ की आपने पूरी प्रॉपर डेफिनेशन लिखनी है, सिर्फ ये नहीं लिखना कि वोल्टेज होता है ये सोर्स का, ठीक है। इट इज द वोल्टेज ऑफ द सोर्स। और उसके बाद है द टू लैम्प्स shown are identical, each lamp has a potential difference of 3 वोल्ट। तो यहाँ पर आपके पास दो लैंप है, दोनों एक जैसे हैं, दोनों आइडेंटिकल है। और उसमें जो करंट है वो 2 एम्पियर का है, और पी क्यू जो है उसकी लेंथ एक यूनिफॉर्म मेटल वायर के इक्वल है, और रेजिस्टेंस ऑफ पी क्यू इज आर। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर। तो करंट की वैल्यू गिवन है, और उसके अलावा पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है। और ये पी क्यू एक कर्व उन्होंने वायर कनेक्ट की है बेसिकली, जिसकी रेजिस्टेंस आर है, ठीक है। इसकी वैल्यू नहीं पता, ये हमें कैलकुलेट करनी है। तो अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास टोटल ईएमएफ दिया हुआ है 12। और सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको पता है करंट होता है सेम, और वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा।
अच्छा, अब यहाँ पर कि जो दो लैंप है ना, इन्होंने कहा है कि दोनों आइडेंटिकल हैं, और ईच लैंप हैज अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3। तो 3 वोल्ट का मतलब ये हुआ कि ये दोनों पैरेलल में कंबाइन है, तो ये दोनों एक जितना वोल्ट लेंगे 3। ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल में कंबाइन थे। अब ये आपको खुद पता होना चाहिए कि पैरेलल में दोनों के पास सेम आएगा। अब जिसे नहीं पता होगा वो 3 + 3 कर देगा। ठीक है, तो ये चीज आपने खुद देखनी है। तो अब 12 में से 3 तो इन्होंने ले लिया। अब जो बाकी वोल्टेज बचा वो चला जाएगा रजिस्टर के पास, यानी 9। तो 9 वोल्ट इसकी वैल्यू हो जाएगी। प्लस जब आप रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, 9 और करंट की वैल्यू, अब इन्होंने कहा था कि अक्रॉस इट एन करंट ऑफ 2 एम्पेयर इन इट। तो इसका मतलब है एक में 2 एम्पेयर है, दूसरे में भी 2 एम्पेयर होगा, क्योंकि करंट जो है वो डिवाइड होता है पैरेलल में। तो टोटल करंट की वैल्यू होगी 4 एम्पेयर, जो कि यहाँ से पास हो रही है। तो 4 एम्पेयर का मतलब ये हुआ 9 ÷ 4। तो इसका आंसर आएगा 2.25। तो ये इसका आंसर हो जाएगा रेजिस्टेंस का। उसके बाद है अनदर पीस ऑफ वायर इज मेड ऑफ द सेम मेटल एज पी क्यू। द लेंथ ऑफ द न्यू पीस ऑफ द वायर इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ पी क्यू। The diameter of the new piece of wire is twice the diameter of PQ. Calculate the resistance of the new piece of wire. तो अब उन्होंने कहा है कि एक और वायर है जिसमें सेम मेटल बना है, सेम मेटल से बना है, यानी ये वाली वैल्यू उसकी सेम है। और इसके अलावा जो लेंथ है वो डबल है, यानी जो हमारे पास न्यू वायर है उसकी लेंथ डबल है फर्स्ट वाले के कंपैरिजन में। और डायमीटर भी जो है वो न्यू वायर का डबल है फर्स्ट वाले के कंपैरिजन में। तो आपने नई रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। प्रीवियस आई थी ये वाली, ये R1 हो जाएगी, और हमें R2 फाइंड आउट करना है अब। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमें ये पता है कि उन्होंने डायमीटर दिया है। डायमीटर का मतलब ये होता है कि अब एरिया जब हम कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला हमारे पास होता है R = L/A। तो इसमें से ये वाली क्वांटिटी तो सेम है ना, इसे हम इग्नोर कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसे हम हटा देते हैं। तो फिलहाल हम सिर्फ इन दोनों को देख रहे हैं। लेकिन इसमें एरिया की जगह पर हमारे पास आएगा πr²। अब R की जगह पर डायमीटर का हाफ आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। और अगर आपके पास डायमीटर 2 टाइम्स बढ़ेगा तो रेडियस भी 2 टाइम बढ़ेगा। आप ये वाला रेफरेंस भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये रेफरेंस भी यूज कर सकते हैं कि अगर आपके पास ये वाली वैल्यू 1 के लिए थी, तो R2 की जगह पर 2 टाइम्स L1 डिवाइडेड बाय लेंथ डबल थी और डायमीटर भी डबल हुआ, यानी रेडियस भी डबल हो जाएगा।
ठीक है। अब इससे आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे रेडियस पे था स्क्वायर, तो स्क्वायर होने की वजह से 2/4 बनेगा। ठीक है। अभी जितनी बाकी वैल्यू थी ना, L1/पाई R1 स्क्वायर, अब ये वाली वैल्यू इक्वल थी किसके, R1 के। तो R2 = 1/2 टाइम्स R1, यानी जो R2 की वैल्यू है वो हाफ हो रही है इस वैल्यू के। ठीक है। तो 2.25 को आप हाफ करोगे तो आंसर आएगा 1.125। अब हाफ इसलिए हुआ है यहाँ पर क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में लिखा था डायमीटर। ठीक है, अगर वो एरिया लिखते ना तो अलग बात थी, क्योंकि एरिया फॉर्मूला में डायरेक्ट आता है, उसमें कोई स्क्वायर नहीं होता। ठीक है। अब यहाँ से आप देखो, इसमें हमने पहले लिखा है एरिया, लेकिन हमें पता है एरिया तो गिवन ही नहीं है, तो एरिया की जगह पर हमने उसे किया पाई R स्क्वायर। अब R स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि अब R स्क्वायर लिखो या डायमीटर का हाफ लिखो, बात तो वही है। ठीक है। मतलब आपके पास अगर रेडियस डबल होगा तो डायमीटर भी डबल होगा। ठीक है, अगर डायमीटर डबल होगा तो तभी रेडियस डबल होगा, एक ही चीज है। तो हमने इस रेफरेंस से ये कंसिडर किया कि ये हमारे पास R1 की इक्वेशन थी। ठीक है। अब R2 में क्या हुआ, लेंथ उन्होंने कहा था डबल है, तो हमने इसको डबल करके लिखा। और इसी तरह से उन्होंने कहा था डायमीटर भी डबल है, डायमीटर डबल होने का मतलब है रेडियस भी डबल होगा। अब रेडियस पे था स्क्वायर। ठीक है। तो R1 की जगह, मतलब यहाँ पर अब जब R2 की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, तो वहां पर क्या आना चाहिए, 2 टाइम्स R1। तो ये जो 2 आया है, इसके साथ 2 का हो जाएगा स्क्वायर, तो वो 2 का स्क्वायर यहाँ पर आपको 4 होकर मिलेगा। ठीक है। बाकी पाई R1 स्क्वायर जो है वो अंदर ही रहेगा ब्रैकेट के। ठीक है। तो यहाँ पर 2/4 का मतलब ये कि 2 और इसे कैंसिल करके आपके पास रिजल्ट बचेगा 1/2। 1/2 का मतलब है कि R2 का रिजल्ट आ रहा है 1/2 टाइम्स R1, यानी R1 की वैल्यू को अगर आप हाफ कर दो तो R2 का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर हमने इसकी कैलकुलेशन में इसे हाफ किया है। ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप डायमीटर वाली चीज़ देख लेना, क्योंकि अक्सर वो करते हैं ऐसा कि डायमीटर लिख देते हैं और हम जल्दी में फिर एरिया को ही कंसिडर कर लेते हैं। अगर हम एरिया कंसिडर करते ना तो 2 और 2 कैंसिल हो जाता, तो हमारे पास सेम आंसर आता। ठीक है। लेकिन यहाँ पर एरिया उन्होंने कहा नहीं था, यहाँ पे उन्होंने डायमीटर की बात की थी, तो इस वजह से वो वैल्यू सेम नहीं रहेगी, वहां पर कैंसिलेशन होगी। ठीक है। तो ये आपके पास इसका एक और क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो गया।